हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी, सेफ एंड साउंड। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एबनॉर्मल मोलर मास स्टार्ट कर दिया था। और एबनॉर्मल मोलर मास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम स्टार्टिंग से ही ये बात दिमाग में रख के चल रहे हैं कि सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन एबनॉर्मल मोलर मास में पहली कंडीशन यही है कि यहाँ सॉल्यूट ऐसा लेना है हमें जो टूट रहा हो या जुड़ रहा हो। मतलब तीन तरह की कैटेगरीज थी, एक जो सिर्फ घुलते हैं, एक जो घुलने के साथ टूट जाते हैं, एक जो घुलने के साथ साथ जुड़ जाते हैं। तो जो घुलने के सिर्फ घुलते हैं उनके बारे में हम सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। लेकिन जो घुलने के साथ टूट जाते हैं या घुलने के साथ साथ जुड़ जाते हैं उनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। 1880 में एक वैज्ञानिक आए, नाम था वॉन हॉफ। उन्होंने अपना दिया वॉन हॉफ फैक्टर। लिखते तो बेटा VANT है, बोलते थोड़ा ओ करके वॉन हॉफ फैक्टर, इस तरीके से कहा जाता है। सिंबल इसका आई है। और इन्होंने कहा कि जब भी सॉल्यूट टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। और सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो मोलर मास जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आएगा। इसी का अगर रिवर्स कर दूं, दो पार्टिकल्स डाले, अंदर जाकर किसी वजह से एक हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमर बनाते हैं, दो यूनिट्स जुड़कर एक हो जाती हैं। इसी वजह से उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है और मोलर मास एक्सपेक्टेड फॉर्म से ज्यादा आ जाता है। आपको छोटे छोटे फॉर्मूले कल सिखाए गए थे। मेन जो फॉर्मूला है वो आपके दो हैं। एक पहला फॉर्मूला जो मेन है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर। आफ्टर बोल रहा हूं तो एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी हो, आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मींस ये वाला फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम उसको करेंगे भी। और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने सिर्फ सब में I की मल्टीप्लाई कर दी थी। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू I kbm स्मॉल m मोलैलिटी। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू I kfm इंटू मोलैलिटी। पाई इज इक्वल्स टू ICRT। सी यहां पर मोलैरिटी था। तो ये दो एक्सप्रेशंस आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस भी यूज होते हैं, इनका यूज सबसे ज्यादा है। अब पहले छोटे वाले फॉर्मूले पे हम सवाल देखते हैं। तो पहले आसान फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आसान है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आफ्टर। अब चाहे एसोसिएशन हुआ हो बेटा या डिसोसिएशन हुआ हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो भैया टूटने से पहले और टूटने के बाद। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, I की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी जब डिसोसिएशन होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समझ में आएगा भी कैसे। इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर I बड़ा है और 1 छोटा है तो डिसोसिएशन। I अगर 1 से बड़ा है, I अगर 1 से बड़ा है तो डिसोसिएशन, और I अगर 1 से छोटा है तो हमारा क्या होगा बेटा? एसोसिएशन होगा। बात समझ में आई? अगर I 1 से बड़ा I तो डिसोसिएशन, और I से बड़ा 1 यानी I 1 से छोटा तो हमारा रहेगा एसोसिएशन। और अगर I कभी इज इक्वल टू आया 1 तो ना तो हुआ एसोसिएशन और ना हुआ डिसोसिएशन। मींस नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में बात चलेगी एबनॉर्मल मोलर मास की। एबनॉर्मल मोलर मास की बात इन दोनों में चलेगी, तीसरे वाले में ये बात नहीं चल पाएगी। अब क्वेश्चन आया कि भैया आपके पास 1 मोल पर केजी के हिसाब से सॉल्यूशंस हैं 4, C2H5OH का, या इसका छोड़िए, C6H12O6 का, NaCl का, BaCl2 का, और K4FeCN6 का। इन 4 सब्सटेंसेस का आपके पास सॉल्यूशन है रिस्पेक्टिवली, यानी 1 मोल पर केजी इसका, 1 मोल पर केजी इसका,
1 मोल पर केजी इसका और 1 मोल पर केजी इसका, सबके अलग अलग हैं। पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर में चेंज किस में आएगा। वेपर प्रेशर के अलावा आपसे पूछ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का चेंज किस में आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज किस में आएगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आएगा। तो इस तरह के सवाल आपने अभी करे नहीं। आगे इसमें पूरा सवाल ऐसे लिखा होगा, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन वेयरएवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल है वहां पर भैया कंप्लीट डिसोसिएशन हो चुका है। तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि C6H12O6 ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है पानी में घुलता है, डिसोसिएट नहीं होता है। ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा। बेरियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड्स जनरली सभी आयनिक है, पानी में टूटते हैं। पोटेशियम K4 है, ये भी पानी में टूटेगा। तो हुआ क्या, अब ध्यान से देखो, C6H12O6 को जब पानी में डाला जाएगा तो ये C6H12O6 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी एक पार्टिकल, यहां भी एक पार्टिकल, तो I की वैल्यू आई 1, यानी कि ये नॉर्मल वाली कंडीशन है। लेकिन जब तुमने NaCl को पानी में डाला, छोटे बच्चे तो होना ही पता है इतना कि यहां से आएगा Na+, यहां से आएगा Cl-, तो यानी पार्टिकल्स कितने आ गए बेटा, 2। यहां 2 हैं और यहां 1, टूटने के बाद 2, टूटने से पहले 1, तो I की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब हम चले BaCl2 पे। BaCl2 को जब पानी में डाला तो निकल कर आया Ba2 प्लस 2Cl-। ध्यान से देखो तो 3 निकल कर आ रहे हैं, तो I की वैल्यू हुई 3/1, I आ गया यहां पर 3। और K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आए तो बाहर वाले पे ध्यान दीजिए। पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम अलग, FeCN6 के ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए 5, I की वैल्यू बनेगी भाई 5/1, यानी कि 5 वैल्यू आ गई इसकी। क्या बात समझ में आ रही है क्या, कि सभी का अगर 1 मोल पर केजी लिया तो K4FeCN6 में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 में 5 पार्टिकल्स आ रहे हैं, BaCl2 में 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, NaCl में 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ग्लूकोज में केवल 1 पार्टिकल आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके ज्यादा उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सबसे ज्यादा, और जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा उसी के वेपर प्रेशर में चेंज ज्यादा, उसी की बॉइलिंग पॉइंट में चेंज ज्यादा, उसी के फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज ज्यादा, और उसी में ही ऑस्मोटिक प्रेशर वाली बात भी ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे चलता है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आया बेटा इसमें, हमें ये समझ में आया कि अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम वॉन्ट हॉफ फैक्टर के बिना उसको नहीं कर सकते। टूटने और जुड़ने की जहां बात आएगी वहां खुद आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ इसमें अब वॉन्ट हॉफ फैक्टर लगेगा और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो I की वैल्यू देखिए सभी में 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है I की वैल्यू, I इज ग्रेटर देन 1, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, डिसोसिएशन। जब टूटने में I की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जुड़ना उसका अपोजिट होगा, तो उसकी I की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 से छोटी रहेगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि सॉल्यूट जो पानी में घुल रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक जो पानी में केवल घुलेंगे, दूसरा जो घुलने के साथ साथ टूटेंगे, और तीसरा जो घुलने के साथ साथ जुड़ जाएंगे। तो जहां टूट गए और जहां जुड़ गए वहां पर कैलकुलेशंस एबनॉर्मल हो जाएंगे सारे ही। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भेजे गए थे उससे ज्यादा हो गए या उससे कम हो गए। इसको समझने के लिए आप इलेक्शन को समझिए। इलेक्शन में, चुनाव में वोट डालने के लिए एक बंदा गया, अगर एक बंदा एक वोट डालता है नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन अगर एक बंदे ने अंदर जाके 2 वोट डाल दिए, या 2 बंदे गए हैं लेकिन वोट एक ही डाला है, तो इसमें एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। यानी कि जितने पार्टिकल्स पहले थे और उतने ही पानी के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन काम है। लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े या नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटे तो उस केस में आपका गड़बड़ हुआ है, या तो पार्टिकल टूट रहा है या जुड़ रहा है। कई बार सवाल आएगा कि भैया हमने एक कंपाउंड लिया है, पानी में घोल दिया, ये इसका मोलर मास है, ठीक है, आप बताइए कि सॉल्यूट पानी के अंदर जाकर एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर I की वैल्यू निकाल लीजिए उसमें, अगर I की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई तो डिसोसिएट हुआ है, I की वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो एसोसिएट हुआ है,
आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल जो 3 नंबर का एग्जाम में आएगा, बोर्ड में 2016 में आ चुका है। लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दिए गए थे, उसमें से क्वेश्चन हटा दिया था मैंने, क्योंकि हमने इस तरह के सवाल अभी करे नहीं है बेटा। अगर आगे हो तो आप देख लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम पानी में घोल दिया है और बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। सोल्यूशन जो है, क्वेश्चन जो है सिंपल ही है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जैसे ही डिसोसिएशन की बात आई, इतनी बात आपको स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं वॉन्ट ऑफ फैक्टर का अब रोल आने वाला है। बिना वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ये सवाल नहीं होगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें आप आई निकालेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, अब ये कॉमन सा कंपाउंड है, कोई ऐसा बहुत बड़ा कंपाउंड तो है नहीं, पानी में डाल दिया, पूरा टूट जाने पर Mg2+ आ जाएगा और SO4 2 नेगेटिव आएगा, एक्वस में रहेंगे। इन्होंने खुद ही कह दिया कि पूरा टूट चुका है, तो पहले 1 था अब 2 हो गए, तो I की वैल्यू 2/1 यानी कि 2 आ गई बेटा यहां से। और क्या गिवन है आपको वो देख लो। आपको सॉल्यूट का मास गिवन है 4 ग्राम, आपको सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है 120 ग्राम पर मोल, बस चेंज यहीं पे था। आपको केबी भी गिवन है कितना बेटा, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, पानी की ही बात चल रही है। ठीक है बेटा, तो अब हमने ध्यान से देखा, पानी के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे आप लिख लीजिए 373.15 केल्विन। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, बस आई वाला कैच था जो पकड़ लिया हमने पहले ही। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था वो ये था, मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दीजिए, W2 इंटू 1000 अपॉन में M2 इंटू W1 ग्राम में। सॉल्यूट का मास हमारा ग्राम में आ गया। I की वैल्यू बेटा 2 है, Kb की वैल्यू 0.52 है, सॉल्यूट का मास, दोबारा से सारी वैल्यूज पुट करके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 4 से ये कटा 30, 500 से ये कटा 2 से ये कटा 15, तो क्या बना बेटा 0.52 अपॉन में 15 इंटू 4 केल्विन। सही है, 0.52 अपॉन में 15 इंटू 4 केल्विन। डेल्टा टी भी किसके बराबर है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो भैया टीबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, खुद आंसर निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। फिर से आपसे कहा जा रहा है कि 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम पानी में डाल दिया गया है। इस तरह का एक सवाल और दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से बेटा। आप ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं बेटा। पूरे सवाल कराऊंगा एनसीईआरटी के, एक भी नहीं छोड़ूंगा। 4 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है, 120 ग्राम उसका मोलर मास है और 500 ग्राम है पानी। तो आप बॉइलिंग पॉइंट निकालो सॉल्यूशन का, ये मान के चलो कि मैग्नीशियम सल्फेट पूरी तरह से पानी के अंदर टूट चुका है, घुल चुका है। जब इन्होंने टूटने की या जुड़ने की बात तुमसे कर दी, तो इसका मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर का अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले से जब बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात आई थी तो फॉर्मूले आपको लिखवाए गए थे, सारा गिवन लिखा। इतना बुद्धि आपको लगानी है कि MgSO4 है तो वो 2 हिस्सों में टूटता है, एक Mg2+ और एक सल्फेट। कॉमन इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे तो आपको पता लग जाएंगे। अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक ट्रिक है, बाकी सारा काम तो साधारण ही है। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात इसमें है नहीं। बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, फिर आप फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क है, देखिए इस तरह का ट्राई कीजिए और मुझे आप सॉल्व करके भेजेंगे। देखिए ध्यान से। फिर तो बच्चों अब देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसी टॉपिक पे चल रहा है, और यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो सवाल पहले आप। 5 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 800 ग्राम ऑफ वाटर, लोवर्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। अगर केएफ की वैल्यू यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, प्रिडिक्ट वेदर द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस केस में आपको आई निकालना है। कुछ पता तो है नहीं आपको कि भाई फॉर्मूला क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है बेटा। तो मोलर मास इसका दिया गया है, सॉरी आपको मोलर मास आप इसका मान लीजिए 160 ग्राम पर मोल। हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देते हैं समझाने के लिए। मोलर मास ये हो गया बेटा। तो अगर आप देखें तो आपके पास सब कुछ है,
लेफ्ट भी है, राइट भी, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ है आपके पास। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.5 केल्विन, सही है भैया। और क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना भैया 5 ग्राम। मोलर मास गिवन है कितना भाई साहब 160 ग्राम पर मोल। सारा लिखिए बिल्कुल ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से। और आपसे क्या पूछ रहे हैं, कुछ और भी गिवन है भाई, केएफ भी गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अगर ध्यान से देखो तो एलएचएस आरएचएस सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, लेकिन क्या नहीं आया तुम्हारे पास, क्या नहीं आया बेटा, आप क्या निकाले इसमें जो पता लग जाए। तो हमें यहां फाइंड करना होगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, चलिए आई निकालना है ना मुझे, तो हमने रीअरेंज कर दिया बेटा इसको। तो रीअरेंज करके क्या बनेगा, देखो ध्यान से, डेल्टा टी एफ की मल्टीप्लाई एम बी से इज इक्वल टू डब्ल्यू ए से अपॉन में आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। अरे आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ध्यान से सवाल फिर से पढ़ो। तुम्हें सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, मोलर मास भी दे दिया, केएफ की वैल्यू भी दे दी बेटा, तो एलएचएस आरएचएस सब कुछ दे दिया। अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला आपने यूज नहीं करा तो निकालोगे क्या, आई निकाल लीजिए। अब अगर आई की वैल्यू 1 आ गई तो सॉल्यूट सिर्फ घुला है, ना टूटा है ना जुड़ा है। आई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ गई तो टूटा है, आई की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ गई तो एसोसिएशन हुआ है। तो साफ साफ को आंसर करना है। अब मैं आई को सॉल्व करने के लिए डेल्टा टीएफ को पुट करा मैंने 1.5 है बेटा, एमबी जो है 160 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 800 है, नीचे के भी आया बेटा 1.86, सॉल्यूट का मास आया बेटा 5 और नीचे 1000 भी आया। तो ये 3 जीरो कट गए, ये वैल्यू बची। अगर इसको सॉल्व करोगे 1.5 इंटू 16 इंटू 8 आप सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी ही आएगी बेटा, और ये इंडिकेट करता है डिसोसिएशन। हाइपोथेटिकल वैल्यूज थी तो बहुत ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है, वैसे 1 2 3 4 5 से ज्यादा वैल्यू आती नहीं है, ठीक है। फिर भी आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि भैया अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, आई की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है तो सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। इस बात को, इस वाले काम को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जो कॉम्प्लेक्स है वो बोर्ड्स में ज्यादा आता है बेटा, आपने सवाल देख लिए हैं लास्ट ईयर्स के, उसमें कम आया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके सवाल बड़े बनते हैं, ठीक है। और स्कूल वगैरह में ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मींस इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये टॉपिक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐसा ना हो जो आपका छूट रहा हो। उससे पहले का काम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले का काम अगर आएगा तो 2 नंबर का आएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सारा काम कम से कम 3 नंबर का आएगा। चैप्टर की वेटेज 5 नंबर के आसपास है रफली। अब तो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो इसमें मेन काम आना है इस चैप्टर का, जो 75 to 80% टॉपिक जो मेन है वो सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए एक बार और बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक। एक क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई कीजिए फटाफट। तो बेटा अब देखते हैं अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालना है। अब ये काम आपका यहाँ पे लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। फिर बस इसी तरह के फॉर्मूले आपके एसोसिएशन के रह जाएंगे जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, वरना आज काम ज्यादा हो जाएगा। पहले आप डिसोसिएशन वाला पकड़ लीजिए अच्छे से, एसोसिएशन वाला बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। दोनों एक साथ कराऊंगा तो बेटा फर्स्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बड़े हैं, आप करेंगे आराम से तो सब समय पूरा लगेगा आपका। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सवाल में कहेगा वो आपसे परसेंटेज आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। 3 चीजें होंगी इसमें जो आपसे निकलवाई जाएंगी, और तीनों की तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालना है देखिए। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये 3 सॉल्यूट है और हम मानते हैं कि अगर ये पूरे टूट जाएंगे तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे। NaCl पूरा टूटेगा तो 2 पार्टिकल्स आएंगे, MgCl2 टूटेगा तो 3 पार्टिकल्स आएंगे, और AlCl3 अगर पूरा टूट गया तो X की वैल्यू 4 आएगी। इन्हीं की हेल्प से हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको निकालने के लिए एनसीईआरटी में कुछ और तरीका दे रखा है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है बच्चों को, है वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर से।
तो हमने सिंपल बना दिया उसको सॉल्व कर करा के कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर होता है I-1 अपॉन x-1। कोई भी सवाल आपका इस तरह का इससे गलत नहीं होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूले। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी आपने डिराइव नहीं करा है, आपके पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन थे, आपने याद करा। तो ये भी सेम वैसे ही है। हेनरीज का फॉर्मूला, रॉल्स के फॉर्मूले डिराइव नहीं करे आप लोगों ने सीधा उनके रिजल्ट पढ़े। सेम वैसे ही यहां पर है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू I-1। आई तो आप कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है इफ कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो यहां से तुम्हें x की वैल्यू मिल गई, NaCl के लिए 2, MgCl2 के लिए 3 और AlCl3 के लिए 4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला हुआ अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन x-1। x आपका ये मानकर चलना है कि पूरा टूट चुका है, सही है। अगर आपने I भी वही मान लिया, x भी वही, तो कोई वैल्यू ही नहीं आने की निकल तो काम गलत हो जाएगा। तो फिलहाल I तो आप क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। तो अभी क्या ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है I-1 अपॉन x-1। x वो होगा कि अगर पार्टिकल सारे टूट जाएं तो हम कैसे इसको निकालेंगे। परसेंटेज आयनाइजेशन 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो अल्फा की। आयनाइजेशन कांस्टेंट है C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। C जो है बेटा कॉन्सेंट्रेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट की बात चली, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन प्रेशर, तो यहां पे ले लेना मोलैलिटी। और अगर बात चली ऑस्मोटिक प्रेशर की तो आपको लेना होगा मोलैरिटी, इसलिए C मींस कॉन्सेंट्रेशन है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। फिलहाल तो ये 3 फॉर्मूले अपने जहन में बिठा लो, इनको अभी पॉज करके लिख लो और बस आपको सब कुछ तो पता ही है, मैंने ये बता दिया कि x कैसे निकलेगा। x ये मान के कि NaCl पूरा टूट गया, BaCl2 पूरा टूट गया, AlCl3 पूरा टूट गया, जो भी कोई है बेटा I तो आप क्वेश्चन में निकालेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे एक क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये हमारा x कैसे आएगा और I कैसे आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? इसको ध्यान से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 है। सवाल से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या है। सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूं बेटा। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH, जिसका नाम फ्लोरोएसिटिक एसिड है, is dissolved in 500 gram water. The depression in freezing point is observed 1 degree Celsius. Calculate the Van Hoff factor and dissociation constant. सीधा उन्होंने आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया, तो आपको अल्फा भी निकालना होगा। अल्फा निकालने के लिए आपको निकालना होगा I। अब आप ये सोचें कि मैं इसमें I1 CH3COOH दे रखा है जो मुझे कंपाउंड, उसको 2 हिस्सों में टूटेगा। तो भाई जब सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो I आपको जैसे पहले पिछले वाले सवाल में हमने निकाला था सेम वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा मेथड चलेगा। पहले आप I निकालोगे, I निकालने के बाद आपको निकालना होगा अल्फा, और अल्फा निकालने के बाद निकालना होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोबारा से सवाल पढ़िए। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, एंड में नाम भी लिखा हुआ है, इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम। अगर सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ गिवन है, तो इन फॉर्मूलाज में इन वैल्यूज का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इनके बिना इस्तेमाल के, ये नहीं कि I को 2 मान लेंगे क्योंकि COOH है वो 2 हिस्सों में टूटता है, तो फिर ये वैल्यूज क्यों दी हैं आपको। तो पहले आप I निकालेंगे बिल्कुल तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट वाले एक्सप्रेशन से, और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर एक हिंट है, बिल्कुल ध्यान। इस तरह के सवाल में C यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में मोलैलिटी को आप अलग से सॉल्व करेंगे। मोलैलिटी इन क्वेश्चंस में अलग से सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल अभी देखते हैं बेटा। ये फॉर्मूलेज आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे, तो मैं हटा रहा हूं अभी ने, और क्वेश्चन के हिसाब से ही प्रोसीड करेंगे। मोलैलिटी बिल्कुल सेपरेटली आप अलग से निकालेंगे। कैलकुलेटिव पार्ट में थोड़ा आपको भी ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 33, चैप्टर 2 का। तो जी सॉल्यूट का मास हमें दिया गया है 19.5 ग्राम, सॉल्वेंट का मास दिया गया है हमें 500 ग्राम,
मोलर मास फॉर्मूले के हिसाब से CH2FCOOH का हमें निकालना होगा। कार्बन 2 है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 3 है तो 1 इंटू 3, ऑक्सीजन 2 है तो 32, फ्लोरीन 1 है तो 19। तो ये बनेगा बेटा 12 2 जा 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 19। तो ये कितना बनेगा बेटा 32 और 3 35, 24 और 19 ऐड कीजिए बेटा 9 और 4 13 और 5 18 का 8 कैरी 1 3 और 1 4 4 और 2 6 और 1 7। तो ये बेटा पूरा सॉल्व करके आपका कितना आ गया मोलर मास 78 ग्राम पर मोल आ गया। बिल्कुल ध्यान से कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होने की। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व किसमें करा गया बेटा पानी में ही घोला गया है। पानी के लिए केएफ की वैल्यू गिवन नहीं होती है एनसीईआरटी में, हमने लिख लिया केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये कहते हैं टेबल का इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहां से मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आप मोलैलिटी निकाल लो, मेरी बात मानो, मोलैलिटी निकालो। WB अपॉन MB इंटू WA ग्राम में इंटू 1000। आपको आगे समझ में आएगा क्या क्या बेनिफिट है। WB 19.5, 1000 ऊपर है ही, मोलर मास 78, सॉल्वेंट का मास 500। जो भी आएगा वो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। टाइम बहुत लगता है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। 30-30 मिनट का वीडियो 1 GB से ऊपर जाता है बेटा, तो अपलोडिंग में बहुत समय लग जाता है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आप कर लीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन वगैरह पहले लिख देता हूं ताकि थोड़ा समय बच जाए बेटा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जो कंपाउंड है CH2FCOOH, जितनी बुद्धि आप में होनी चाहिए कि जब पानी में डालोगे इसे तो सिर्फ यही हिस्सा ऐसा है जो टूटता है, बाकी हिस्सा पानी से बाहर नहीं जाएगा। तो ये टूटेगा COO- एक्वस में प्लस H+ एक्वस में, और यहां आपकी x की वैल्यू जो होगी 2 आएगी, क्योंकि हमें वॉन ऑफ फैक्टर निकालना है अभी। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू आई के, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई KFM। तो I का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा TF अपॉन में KF और अपॉन में ही मोलैलिटी। तो डेल्टा TF है 1, KF की वैल्यू है 1.86, मोलैलिटी की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे और यहां पुट करेंगे। मोलैलिटी की वैल्यू आप यहां क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे तो आपका आई निकल जाएगा। जो भी आपका आई आएगा 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, छोटी वैल्यू आएगी 1.07 या 1.08 के आसपास वैल्यू आएगी, आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे ही आई निकल जाएगा आप निकालेंगे अल्फा। अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है I-1 अपॉन में x-1 के। आई जो भी आएगा आप रखेंगे, x आपका कितना है बेटा 2, सही है। आई आप खुद निकालेंगे 1.07 के आसपास आएगा, सॉल्व खुद करना है, मैं नहीं करूंगा। जैसे ही अल्फा आ जाएगा आप k निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बराबर होता है C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बेनिफिट क्या हुआ कि मोलैलिटी आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये जो पूरा C है यहां पर आप किसकी वैल्यू रख देंगे बेटा, स्मॉल m मोलैलिटी इंटू अल्फा की वैल्यू ऊपर से आ चुकी है 1 माइनस अल्फा। देख लो बिल्कुल ध्यान से दोबारा से, आपको सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, मोलर मास आपने निकाल लिया, फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज गिवन है, बोर्ड में आएगा तो KF भी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोलैलिटी आपसे पहले कह रहा हूं, जब भी आपसे आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवाया जाए तो आप खुद ही मोलैलिटी को निकाल लीजिए, पहले आपके लिए काम आसान हो जाएगा, नहीं तो यहां दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो कंपाउंड दिया वो आपने लिखा और आपको ये पता होना चाहिए कि वो टूटेगा किसमें। ये तो आपकी बेसिक जानकारी है, क्वेश्चंस करते करते आपको आइडिया हो जाएगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। अब यहां पर देखो मोलैलिटी आपने अगर सॉल्व कर ली होगी तो यहां भी आपका काम क्या हो गया बेटा, आसान हो गया। बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करके आई निकाला, सही है। आई की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो भी आपकी आएगी, उससे फिर आपका अल्फा निकलेगा I-1 अपॉन x-1, अल्फा की वैल्यू भी छोटी आती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट में C लिखा है, C माने कॉन्सेंट्रेशन, और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग मासेस लेके चलते हैं तो मोलैलिटी की बात चलती है। चेंज इन वेपर प्रेशर में भी मासेस की ही बात चल रही है, तो मोलैलिटी रहेगा उन तीनों केस में। जो चौथा केस था ऑस्मोटिक प्रेशर, वहां आप इस्तेमाल करोगे किसका बेटा, वहां आप इस्तेमाल करोगे किसका बेटा, वहां आप इस्तेमाल करोगे मोलैलिटी का। अब बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करोगे,
एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे। आज का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर क्लास देख ली है तो एक बार सैटरडे और संडे में भी बैठ के इस क्लास को देखिए दोबारा से, और आपका चैप्टर नियरली कंप्लीट है। बस मुझे 2 सवाल आपको एसोसिएशन के और कराने हैं, फिर एनसीईआरटी को सवाल कराऊंगा। 2 से 3 दिन में आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। असाइनमेंट भी मैं आपको कल दूंगा, चलो मैं कल ग्रुप पे असाइनमेंट डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक दिन में बहुत सारा काम हो गया। तो आप उसे संडे मंडे 2-4 दिन में आराम से देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन उसमें गड़बड़ हैं वो मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को, फिर आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक इसको पढ़िए ध्यान से। कहीं कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लीजिए। एक बात और, जो भी बच्चे फीस सबमिट कर सकते हो प्लीज सबमिट कर दीजिए, 1 मंथ पूरा होने वाला है। ठीक है, किसी की कोई इशू है तो मेरे से बात कर ले बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।